आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में मैं हूं आपके साथ सारिका श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आर.के. राजपूत। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, सभी प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और चुनावी बयार भी अपनी दिशा में चल रही है। और खास मुलाकात के इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी पहचान की आज मोहताज नहीं है, एक ही क्षेत्र से लगातार 8 बार विधायक रही शख्सियत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के। तो इस गर्मी में, राजनीतिक गर्मी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। मंत्री जी, आपका ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप 8 बार विधायक रहे हैं, एक ही क्षेत्र से रहे हैं और इस बार आपको एक विधानसभा की अपेक्षा 9 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरे बारे में कोई भी निर्णय मैं नहीं करता हूँ, पार्टी करती है और पार्टी का आदेश है कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो मेरे लिए ये नया क्षेत्र नहीं है। मैं 7 बार लोकसभा चुनाव का, 6 बार रमेश बैस जी का, 1 बार सुनील सोनी जी का चुनाव संचालक रहा हूँ और इस पूरे क्षेत्र में मैं पिछले 45 सालों से घूम रहा हूँ और इसलिए जनता का जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है वो मुझे लगता है कि जैसे विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने रायपुर दक्षिण में एक रिकॉर्ड बनाया है, वैसा ही रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में भी बनेगा। 1977 में आपकी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई थी। आज हम 2024 में खड़े, एक सांसद के रूप में आप प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से आपका काफ़ी लगाव है, आपने उनका प्रेम देखा है। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ तुरंत जाते हैं। ऐसा लगाव, ऐसी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? ये ऊर्जा मुझे कार्यकर्ताओं से मिलती है, जनता से मिलती है कि उनका जो प्रेम है, उनका आशीर्वाद है और लगातार उनके द्वारा 8 बार चुनाव जिताया गया है। और हमने ये जो क्षेत्र चुना है ये अपनी मर्जी से चुना है और जब अपनी मर्जी से चुना है तो हर कार्यकर्ता का और जनता का दुख दर्द वो हमारा अपना है। मैं मानता हूँ कि रायपुर मेरा घर है, छत्तीसगढ़ पूरा परिवार है और जब घर और परिवार के लिए काम करते हैं तो अपने आप ऊर्जा बन जाती है, ऊर्जा मिल जाती है और यही ऊर्जा मुझे काम करने की प्रेरणा देती है। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जो विवादों में घिर गई। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई भी पेश की है, लेकिन आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री सम्मानीय पद है जिस पर उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी। देखिए, चरणदास जी महंत जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनसे इस प्रकार की ओछी टिप्पणी की उम्मीद और अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर देश के सिर्फ प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं, पूरी देश की जनता का अपमान किया है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता इसका बदला कांग्रेस से लेगी। वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इसके पूर्व कांग्रेस की सरकार थी। लगातार अभी कैबिनेट की बैठकें भी हुई, बड़ी बड़ी जो योजना थी उसको आप लोगों ने क्रियान्वयन किया है, योजनाओं को धरातल पर लाया है। कांग्रेस का आरोप रहता है कि ये चुनावी दृष्टिकोण से किया गया है, अगर कार्य करना होता तो पहले कर लिए होते। पहले तो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा महिलाओं को 500 रुपये महीने का देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा हम शराबबंदी करेंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो पीएससी में भ्रष्टाचार कर और युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। और बीजेपी ने जो वादे किए थे वो 5 साल के लिए किए थे और 5 साल के वादों को शायद देश की पहली सरकार होगी जिसने 3 महीने में पूरा कर दिया। किसानों के खाते में कांग्रेस सरकार तो 9,000, 10,000 4 किस्तों में देती थी, वो भी पूरा नहीं देती थी। बीजेपी की सरकार ने 1 एकड़ के पीछे 20,000 रुपये किसानों के खाते में डाले हैं। 3100 रुपये में धान खरीदा है, 2100 रुपये 21 क्विंटल धान खरीदा है। 2 साल का बचा हुआ बोनस जिसको किसान भी भूल चुके थे वो किसानों के खाते में डाला है। और मातृवंदन योजना ने तो पूरे प्रदेश की महिलाओं में एक उत्साह का संचार किया है कि महिलाओं के मामले में पहली बार किसी सरकार ने निर्णय लिया कि उनको 12,000 रुपये साल का दे रहे हैं। और मोदी जी ने जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, अब उससे कांग्रेस घबराई हुई है और कांग्रेस घबराई हुई है तो वो बड़े बड़े वादे कर रही है। तो उनकी तो छत्तीसगढ़ में भी सरकार नहीं है, केंद्र में भी मोदी जी आने वाले हैं, तो ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो वो तो अब जनता उनके किसी वादों पर विश्वास नहीं करने वाली है और बीजेपी के वादों पर विश्वास कर
विधानसभा में भी जिताया है और लोकसभा में भी बम्पर मेजॉरिटी से बीजेपी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत कर आएगी। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है और लगातार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप बीजेपी पर लगा रही है। कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी का भी मानना है कि लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है। इसे आप कहां तक उचित मानते हैं? लोकतंत्र का मतलब पैसा खाना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब जनता की जेब में डाका डालना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाकर अपना जेब भरना नहीं है। और एजेंसियों ने तो पाया है कि शराब का घोटाला, कोयले का घोटाला, डीएमएफ का घोटाला, धान का घोटाला, ऐसे कौन सा, यहाँ तक कि गोबर में भी घोटाला कर दिया, गौठान में भी घोटाला कर दिया। तब इसके बाद तो इनके पास में कुछ बचा नहीं है कि आपने जनता को लूटा है। और आज तक जितने भी केस दर्ज हुए हैं, चाहे कोयला घोटाले में, चाहे डीएमएफ में, चाहे शराब घोटाले में, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने ये नहीं किया है। खाली उन्होंने आरोप लगाया कि झूठा आरोप है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप में दम है तो आप सामने आके बोलिए ना, ये आरोप में ये त्रुटि है, ये गलतियां हैं, उन्होंने गड़बड़ की है, इसलिए भुगतने के लिए तैयार रहें। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चुनाव के दौरान हमने देखा है कहीं कहीं पर सभा में 1000 से 2000 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। विकास की मुख्य धारा में आना चाहते हैं या कुछ और वजह है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाए हैं? देखिए, डूबती हुई जहाज में चूहे भी सवार नहीं होते हैं, तो ये तो मनुष्य है। और जब सबको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस खाली भ्रष्टाचार की जनक और जननी है, उन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है, 5 साल में उनकी सरकार में गड्ढे भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो आज इतनी जनहितैषी योजनाओं के लिए बीजेपी की सरकार में पैसे कहाँ से आ गए, कैसे काम शुरू हो गए? प्रदेश में जितने काम हुए वो बीजेपी के शासन में हुए। कांग्रेस के शासन में तो कोई भी निर्माण का काम नहीं हुआ, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। और इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा, जो लोगों के जीवन में सुकून लाएगा, जो प्रधानमंत्री आवास देगा, जो लोगों के घर में नल लगाएगा, जो लोगों को गैस के कनेक्शन देगा, जो मातृवंदन योजना का पैसा देगा, जो किसानों के खाते में धान का अतिरिक्त 20,000 रुपये देगा, उनको वोट क्यों ना दे? कांग्रेस के पास बताने के लिए क्या है? एक भी तो योजना नहीं है जिससे जनता को फायदा हुआ हो। और इसलिए जनता बीजेपी को वोट देना जनता ने तय कर लिया है। आप केंद्रीय मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, और यदि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है मोदी सरकार में, तो रायपुर के लिए कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप प्रमुख रूप से उठाने चाहिए? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूँ, परंतु मैं जिस जगह पर भी रहता हूँ, चाहे विधायक रहूँ, मंत्री रहूँ, अब सांसद बनने की संभावनाएं हैं, तो मुझे लगता है कि रायपुर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि यहाँ पर हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के जो इंस्टीट्यूट नहीं है वो हम लाएं, लोगों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को अच्छी उपलब्ध करवाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर रायपुर की सबसे बड़ी समस्या आज कोई है तो वो यातायात है, परिवहन है, और उसके लिए हम अच्छी परिवहन व्यवस्था, अच्छी यातायात की व्यवस्था, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था ये हम करें, और आने वाले समय में इस काम को हम करेंगे। राज्य सरकार के पैसों से तो ये काम होगा, अब दिल्ली जाने के बाद दिल्ली से भी हम पैसा लाएंगे तो छत्तीसगढ़ का दुगना विकास होगा। मोदी जी की गारंटी जो बात हुई थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी उसका असर दिख रहा है। अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, वर्तमान में आप लोग जिस प्रकार कर रहे हैं कि 11 की 11 हम सीट जीतेंगे, कितना असर रहेगा मोदी की गारंटी का? क्या देखिए, मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है कि मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा होता है, और लोगों ने धरातल पर 3 महीने में ही देख लिया है। और इससे मोदी जी की गारंटी का असर तो इतना ज़बरदस्त है कि पहली बार है कि ये हर कोई मानने तैयार है कि मोदी जी की सरकार तो बन रही है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, परंतु लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 से ज़्यादा बहुमत हो, जिससे कि जो वादे हमने किए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उनको लागू कर पाएँ। और इससे मोदी जी की गारंटी है कि 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश भर में मोदी जी जीत कर आएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस हर बार अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ती है और बीजेपी पर आरोप लगाती है कि ईवीएम के दुरुपयोग किए जा रहे हैं। इस पर आपके क्या? जब वो कर्नाटक में जीतती है तब ईवीएम कहाँ चला जाता है, राजस्थान में जीतती है तब ईवीएम कहाँ चला जाता है, जब वो हिमाचल में जीतती है तब ईवीएम कहाँ चला जाता है, तब मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चुनाव, क्या ये ईवीएम की प्रणाली कांग्रेस के शासन में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री तो काल में नहीं आई?
उस समय उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अब बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब उनको हार दिखाई दे रही है तो बचकाना बात कर रहे हैं। और देश की चुनाव प्रणाली के ऊपर में इस मुद्दे को उठाना और इस पर आपत्ति करना, ये तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। जब भी प्रत्याशियों का नाम आता है तो कांग्रेस हमेशा आपके समक्ष प्रत्याशी उतारने में समय करती है। इस बार भी यही हुआ, क्योंकि कोई प्रत्याशी अलग जगह से दूसरी क्षेत्र में जाकर लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। क्या कारण है कि कांग्रेस इस पर अटक जाती है, रुक जाती है आपके समक्ष? ऐसा है, पहले भूपेश बघेल जी यहां से लड़ने वाले थे, कांग्रेस खोजती रही कोई उनको प्रत्याशी मिले, उनको प्रत्याशी नहीं मिला तो उन्होंने हमारे छोटे भाई विकास उपाध्याय जी को उतार दिया। तो जनता के बीच में काम करना, जनता के प्रेम को हासिल करना और हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहना, ये मुझे लगता है जनता का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता है। और इसलिए कांग्रेस हमेशा रायपुर सीट पर घबराई हुई रहती है। वैसे तो पार्टी ही तय करती है, जैसा कि आपने कहा कि किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। यदि आप यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो ऐसे में आपको जितना प्यार यहाँ की विधानसभा से मिला है, तो आप अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसे देखते हैं कि आपका व्यक्तिगत विचार? नहीं, देखिए, ये कोई राजतंत्र नहीं है कि अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी तय करती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। वो जिसको भी तय करेगा वो यहाँ से विधायक चुनकर आएगा। महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। छत्तीसगढ़ प्रदेश काफ़ी उन्नत प्रदेश है, और जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा जब विपक्ष में थी, नक्सली हमले हुए हैं। और ऐसे में ये देखा गया है, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल। वर्तमान में भाजपा की सरकार है, नीतियों में कितनी फर्क आई है नक्सल नीति में अभी की और वर्तमान में? देखिए, पूरा परिवर्तन आया। अभी आप देखिए, कांग्रेस के जमाने में एक भी इमिनेंट नक्सली को नहीं मारा गया, कहीं पर भी बड़ी घटनाएं नहीं हुई। अभी आप देखेंगे कि 13 बड़े बड़े नक्सलियों को मारा गया है। तो कांग्रेस हमेशा नक्सलवादियों के प्रति सॉफ्ट रही। यहाँ तक कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार पहली बार बनी थी तो नक्सलियों ने नारे लगाए थे, डरने की क्या बात है, अब तो हमारी सरकार है। और नक्सलियों के मामले में अगर हम छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं तो यहाँ से नक्सलवाद को समाप्त करना होगा, नक्सलवादी क्षेत्रों में विकास की गंगा बहानी होगी। और उस दिशा में बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। जो कैंप 30 से ज़्यादा कैंप 3 महीने में खोले गए हैं, कांग्रेस ने क्यों नहीं खोले? क्योंकि कांग्रेस कहीं न कहीं नक्सलवादियों के सहयोग से वोट लेकर सरकार में आना चाहती थी, इसलिए उनके खिलाफ काम नहीं किया और छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हो गया। अब विष्णुदेव जी की सरकार नक्सलवादियों के खिलाफ में स्पष्ट नीति बनाकर और सही नीयत के साथ में काम कर रही है, जिससे कि नक्सलवादियों का खात्मा धीरे धीरे हो रहा है और उससे छत्तीसगढ़ का विकास और तेजी से होगा। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि कांग्रेस प्रत्याशी लेट से घोषित किए गए हैं और एक कहावत प्रचलित है कि देर आए दुरुस्त आए, तो क्या कांग्रेस के दुरुस्त आने की कोई संभावना है? अब ये तो आप जनता से पूछिए। जब आप जनता से पूछेंगे तो जनता में 10 में 1 या 2 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि कांग्रेस दुरुस्त है। जब बहुमत कहता है कि कांग्रेस जो है वो तो अब जाने वाली है और बीजेपी आ गई है और आने वाली है, तो जब जनता ही लोकतंत्र में चुनाव करती है तो मुझे लगता है वो दुरुस्त तो हो ही नहीं सकते। जब उनका कुनबा ही बिखरा हुआ है, जब आपस में जूतम पैजार है, रोज आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, हजारों की संख्या में बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस के दुरुस्त होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये थे हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल, लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी, जिन्होंने अपना चुनावी वक्त में काफ़ी समय निकाल कर हमें दिया। उसका हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और भी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। धन्यवाद।